Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है। देखो, एनिमल्स के पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर सकता है। जैसे ह्यूमंस के केस में हमारे पास क्या है, लंग्स है ना, एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लंग्स जैसे नॉस्ट्रल्स हो गया, फिर नोजल कैविटी है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लंग्स है ना, ये सब चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स के पास ये सुविधा नहीं है ना। एनिमल्स के केस में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इसी वजह से प्लांट्स का हर एक पार्ट क्या करता है, रेस्पायर करता है ना, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करता है। वो पार्ट्स क्या क्या है, लीफ है, लीफ से भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट स्टेम से भी करता है, रूट से भी करता है। इतना सारा पार्ट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी तो नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, मान लो कि लीव्स अगर ले लेता और अगर हर जगह भेज पाता, ठीक है, सिस्टम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। मतलब गैसियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, खाली फूड का है और वाटर के लिए जाइलम एंड फ्यूलम, है ना। लेकिन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं है। डिफ्यूजन के डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि बहुत स्लो होता है। ठीक है, काफी समय लग जाएगा अगर मान लो लीफ से लेके रूट्स तक अगर गैसेज एक्सचेंज करना हो। इसी वजह से प्लांट्स ने क्या डिसाइड किया, तुम अपना काम खुद कर लो। ठीक है, लीव्स को बोलेगा लीव्स और उसका आसपास का इलाका, है ना, स्टोमेटा के थ्रू ये कर लेना। स्टेम्स जो है वो लेंटिसेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो रूट्स है वो रूट नोड्यूल, वो जो रूट का जो ये होता है रूट हेयर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर रेस्पिरेशन। समझ गए ना, या गैसियस एक्सचेंज। ओके, और जो ये प्रोसेस फॉलो करता है गैसियस एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स, तो प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। याद रखना है, ठीक है। थ्रू डिफ्यूजन गैसियस जो प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। ठीक है, ये चीज का याद रखना है। उसके बाद देखो, प्लांट्स जो है वो बहुत ही स्टेशनरी है। प्लांट्स बहुत ही स्टेशनरी है कंपेयर टू एनिमल्स। इसी वजह से एनिमल्स को बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसी वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के दौरान। प्लांट्स जो है वो स्टेबल है, उसको बहुत कम काम करना होता है कंपेयर टू एनिमल्स। इसी वजह से उनका जो गैसियस एक्सचेंज है या इनटेक है, फॉर ऑक्सीजन इनटेक है या रेस्पिरेशन जो करते हैं, उनका वो प्रोसेस काफी स्लो होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, है ना। एनिमल्स में प्रोसेस बहुत फास्ट है, एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस काफी स्लो है, क्योंकि वो स्टेशनरी खड़ा रहना है, उसको तो काम करने जाना नहीं है, दौड़ भाग करना नहीं है, बस एक ही जगह में ऐसे करके रुका हुआ रहना है कि नहीं। तो इस वजह से उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, इसलिए गैसियस ऑक्सीजन इनटेक भी बहुत कम है एनिमल्स के कंपैरिजन में। देखो, एनिमल्स जो प्लांट्स जो है ना, वो एरोबिकली रिस्पायर करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए उनको, और ऑक्सीजन होने का मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के मदद से ग्लूकोज तो बना ही लेते हैं, जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। अभी जब ग्लूकोज उसके पास है तो ग्लूकोज से वो जिंदा रहने नहीं पाएंगे, है ना। हम लोग के पास भी अगर मान लो हम भरपेट खाना खा लिया है और कोई मेरा नाक बंद कर दिया है, तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि खाना तो खा लिया है, ग्लूकोज तो बॉडी में आ गया है, लेकिन ग्लूकोज को तोड़ना भी तो पड़ेगा ना, तोड़ेगा तभी जाके एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी रिलीज ही हमारे बॉडी का सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाएगा। जो हमारे सेल के अंदर में एंडोथर्मिक प्रोसेसेस चल रहा होता है, वो सबको कंट्रोल कौन, मतलब वो सबको चलाएगा कौन, वो एनर्जी कहाँ से रिलीज, वो एनर्जी कब रिलीज होगा, जब ऑक्सीजन जाएगा अंदर, ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा और वो एटीपी बनाएगा, और जो एटीपी बनेगा वही क्या करेगा, सेलुलर एक्टिविटीज को चलाएगा। जिस सेलुलर एक्टिविटीज चलेगा, सेलुलर लेवल में सारा काम होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रहेगा, है ना। वरना सेल काम नहीं करेगा, टिश्यू काम नहीं करेगा, ऑर्गेन काम नहीं करेगा, फिर तो गया ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। तो इस वजह से ऑक्सीजन जाना पड़ेगा सेल के अंदर में, और जाके क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ देना होगा। प्लांट्स के पास ग्लूकोज का कमी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका तो खुद का क्लोरोफिल है ना, वो खुद ही खाना बना लेता है डे के टाइम में। लेकिन ये खाना को, ये ग्लूकोज को तोड़ने वाला भी तो चाहिए ना, तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके ग्लूकोज टूटेगा और
और क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वही एनर्जी से इन लोग क्या करेगा, मान लो जैसे ये हम लोग जानते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी लेता है और सोलर एनर्जी को क्या करता है, तोड़ देता है, तोड़ नहीं पर कन्वर्ट कर देता है। सोलर एनर्जी को किस में कर देता है, केमिकल एनर्जी में। ये कन्वर्शन करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर में, है ना। तो ये सारा रिएक्शन कैसे होगा, बिना एनर्जी के। एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी के बिना ये रिएक्शन, इतना सारा रिएक्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दिन के वक्त भी प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है, रात को तो करता ही है, दिन और रात हर समय रेस्पिरेशन चलते रहता है। हाँ, फोटोसिंथेसिस का एक लिमिट है, वो बस ड्यूरिंग डे जब सनलाइट होगा उसी टाइम में फोटोसिंथेसिस करते रहे, सनलाइट हो चाहे कोई भी लाइट हो तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन वो हर समय करेगा, क्योंकि उसको भी एनर्जी चाहिए, कम चाहिए लेकिन चाहिए, बिना एनर्जी का वो सारा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो अंदर में जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान भी जो काम करना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी वो रेस्पिरेशन से हासिल करता है। रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज तोड़ता है, ग्लूकोज से एनर्जी निकलता है, वही एनर्जी से सारा सेलुलर एक्टिविटीज होता है उनका। ठीक है, देखो अब इन लोगों में फायदा क्या है, बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है प्लांट्स के अंदर में। अगर तुम, है ना, प्लांट्स का तुम लीफ ही देख लोगे तो उसमें क्या होगा, गैप गैप देखना, बुक में डायग्राम दिया होगा, उसमें लीव्स के बेस में क्या होता है, बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक डायग्राम है ना बुक के अंदर में, ठीक है, वो देखना, उस डायग्राम के अंदर में लीव्स था ना, ऐसा लीव्स था, उसका एक लेटरल मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया था ना, उसके अंदर में बहुत सारा इस तरीके का ये था, इस और है ना, काफी मतलब कह सकते हो काफी स्पेस प्रेजेंट रहता है सेल्स के बीच में इन प्लांट्स के सेल्स के बीच में काफी सारा स्पेस होता है। तो उस स्पेस के थ्रू इजीली क्या कर सकता है, गैसेस पास हो सकता है, ताकि हर सेल गैस के साथ कांटेक्ट में आ पाए। समझा कि नहीं, अगर स्पेस है तभी तो ये जो गैस, मान लो ऑक्सीजन घुसेगा, वो आसानी से मूव कर पाएगा, हर सेल के पास जा पाएगा, किसी को भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का उसको दे पाएगा, है कि नहीं। स्पेस नहीं होता तो डिफ्यूजन होता, डिफ्यूजन में काफी समय लग जाता। इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से ऑक्सीजन हर सेल के पास जा पाएगा, तुम लेगा, है ना। वो जो एकदम, है ना, कोई भी जो लोग आते हैं ना बेचने के लिए, तो देखते नहीं हो, हर घर में घुस के चाहिए, तो वैसे ही चाहिए स्पेस होगा तभी घुस पाएंगे। अभी एक के घर के बाद एक का घर होता, बीच में कोई स्पेस नहीं होता, जाने के लिए रास्ता नहीं होता, तो क्या करता, इस घर से जाने के बाद वो उठ करके छलांग मार के उस घर में जाता। अगर वो फेरी वाला होता तो उसका सामान कहीं और, वो कहीं और गिर उड़ के वो गया, है ना, हाथ पांव तोड़ देता। लेकिन देखो कितना इक्वल स्पेसिंग होता है, आसानी से इस घर में घुसा, फिर उस घर में जाएगा, चाहिए आपको कर पाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से वो आसानी से घुस करके वो हर सेल को पूछते रहता है, अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो ले लो। ठीक है, और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा ये जो घुसता है ना, ये ही डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से घुस जाता है, और डिफ्यूजन से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है। समझ में आ रहा है ना बात। देखो ये जो है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, अब प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर में डिफ्यूजन का डायरेक्शन, मान लो ये सेल है, सेल में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो ऑक्सीजन ही, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, समझा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा, या प्लांट्स के लीव्स के अंदर में ऑक्सीजन अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स को क्या जरूरत है और बाहर का एनवायरमेंट कैसा है। इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि गैसियस एक्सचेंज कैसा होने वाला है। कभी कभी प्लांट्स क्या करेगा, CO2 देगा और कभी कभी CO2 लेगा, समझा कि नहीं। अभी ये लेना देना जो है वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। अगर मान लो रात का समय हो रहा है ना, तो वो तो CO2 उसका अब लेगा नहीं ना, क्यों, फोटोसिंथेसिस तो करना ही नहीं है रात को, है ना। रात को क्या करना है, रात को बस रेस्पिरेशन करना है, और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो रात के वक्त देखो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर में ये ऑक्सीजन रात को लेता है, लेकिन क्या दिन को ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, हाँ बहुत थोड़ा या फिर ना के बराबर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है उस टाइम में खुद ऑक्सीजन बनाता है, वही ऑक्सीजन को खुद यूटिलाइज कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता है, बहुत थोड़ा, समझा कि नहीं बात। हाँ, रेस्पिरेशन के ये फोटोसिंथेसिस जब होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है, उसका कुछ ऑक्सीजन वो यूटिलाइज करता है, बाद बाकी सब छोड़ देता है नेचर में,
समझा कि नहीं? तो दिन के वक्त में क्या होता है तुम देखना, ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है। ऑक्सीजन जो है निकलना मेजर इवेंट है दिन के टाइम में, और रात के टाइम में मेजर इवेंट क्या है? ऑक्सीजन का निकलना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का हाँ निकलना मेजर इवेंट है। ऑक्सीजन का घुसना मतलब प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन घुसेगा रात में ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा। समझा कि नहीं? दिन के वक्त ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। तो डिपेंड करेगा उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा। ये जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कभी आ सकता है एक चीज, वो एक गैस जो अंदर आएगा वही गैस कभी कभी बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ड्यूरिंग डे प्लांट्स दोनों चीज करता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी करता है ना? दोनों चीज तुमको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन तो हर समय करेगा वो दिन के टाइम में, क्योंकि सनलाइट है ना? सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम लोग पढ़े हुए हैं ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या लेता है? और वाटर लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से क्या करता है? उस वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर वो हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है, जुड़ने की वजह से उसका रिडक्शन हो जाता है, और वो जाके ग्लूकोज बना लेता है ना? यही पढ़ा था ना हम लोग। हाँ, ग्लूकोज बना लेता है, और ग्लूकोज को जमा करके रख लेता है। किस फॉर्म में जमा करता है? स्टार्च के फॉर्म में, है ना? स्टार्च के फॉर्म में जमा करके रख लेता है। तो इसका तो है दिन के टाइम में ये आसानी से फोटोसिंथेसिस करके बहुत सारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारा क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाएगा, और ये क्या करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन छोड़ेगा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वो प्लांट, यूटिलाइज करेगा, और बदले में हमें क्या देगा? हमें ऑक्सीजन देगा, और दिन भर ही बहुत सारा ऑक्सीजन बना देता है, दिन भर में बहुत सारा ऑक्सीजन बना देता है। इस वजह से जरूरी नहीं है कि रात को भी वो फोटोसिंथेसिस करे, है ना? दिन भर इतना ऑक्सीजन बना लिया, मान लो हम दिन भर बहुत कमाया है, जरूरी थोड़ी नहीं रात में भी कमाएगा, आराम से हम रह सकता है ना बिना कमाए हुए, है ना? रात को हम आराम से वो कमाया हुआ चीज यूज करेगा। तो यहाँ पे भी सेम होता है। दिन को क्या किया जाता है? दिन को कार्बन डाइऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, उसके वजह से रात को, है ना, रात को वही ऑक्सीजन को प्लांट्स यूज कर सकता है। समझ गए ना बात को? ठीक है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्यूरिंग डे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन छोड़ता है। और ड्यूरिंग डे रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ये समझ रहे बात को? ठीक है, ये दोनों इवेंट जो है वो साइमल्टेनियसली चलते रहता है। ऐसा नहीं कि एक होगा फिर एक, है ना, एक होगा तब तक दूसरा रुका हुआ रहेगा, फिर वो होगा तो ये रुका नहीं, दोनों प्रोसेस एक साथ चलता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइनली प्लांट्स छोड़ता क्या है? क्योंकि वो ले और छोड़ रहा है दोनों चीज। ऑक्सीजन वो ले भी रहा है, ऑक्सीजन वो ले भी रहा है, ऑक्सीजन छोड़ भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहा है। तो अब क्वेश्चन बच्चों लोगों में ये आ जाएगा कि अल्टीमेटली प्लांट छोड़ता क्या है और अल्टीमेटली प्लांट लेता क्या है। देखो, जो भी चीज होगा जो ज्यादा हो रहा होगा ना, उसी के हिसाब से उसको पकड़ा जाएगा। अगर मान लो प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहा है लेकिन छोड़ भी रहा है, जो लेने का रेट है उससे ज्यादा छोड़ने का रेट है, तो हम लोग मानेंगे कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहा है। समझा कि नहीं? मेजर जो इवेंट है, ठीक है, वो क्या है? ऑक्सीजन का छोड़ना, इलिमिनेट करना, प्लांट से बाहर निकालना। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। और अगर मान लो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है, छोड़ भी रहा है, लेकिन जितना वो छोड़ रहा है उससे ज्यादा वो ले रहा है, तो क्या मानेंगे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। समझ में आया ना? दोनों में तुलना करना पड़ेगा कौन ज्यादा होता है, तो उसी चीज को कंपेयर करते हैं अभी। ठीक है, देखो पहला लीव्स जो है यूज सम O2 फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? दिन को फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है और ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है ना, ऑक्सीजन प्लांट छोड़ रहा है। यही जो ऑक्सीजन जो ये छोड़ रहा है ना, यही प्लांट्स फिर ले भी रहा है। प्लांट जो ऑक्सीजन जो छोड़ रहा है उसका कुछ मात्रा ही ले रहा है, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी का जो जरूरत है नहीं, थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये थोड़ा ऑक्सीजन लेगा और ज्यादातर ऑक्सीजन छोड़ देगा। समझा कि नहीं? मान लो कि जैसे 1 लाख अगर मान लो ऑक्सीजन बनाया ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो ये क्या करेगा? ये मान लो 10,000 है ना, 10,000 ये रखेगा, बाद बाकी ये 90,000 क्या करेगा? छोड़ देगा एटमॉस्फेयर में। काफी मात्रा में छूट गया, है कि नहीं बात? ठीक है, तो ये देखो, एंड रेस्ट CO2 इज डिफ्यूज्ड आउट।
छोड़ दिया, ज्यादातर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत लेकर के बाद बाकी छोड़ दिया। ठीक है, देखो CO2 इज यूज्ड, CO2 which is produced by respiration is also used by the leaves for photosynthesis। ये देखो, ये रेस्पिरेशन के दौरान CO2 जो छोड़ रहा था ना, वो छोड़ नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, वो दोबारा प्लांट उसको यूटिलाइज कर रहा था। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो O2, ये प्लांट्स क्या किया, यहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस हुआ उसका कुछ मात्रा ये यूज किया, थोड़ा बहुत यूज किया, हल्का सा यूज किया, बहुत थोड़ा यूज किया, और ज्यादा क्या किया, ज्यादा ये नेचर में छोड़ दिया। बस समझ में आ रहा है? जो CO2 मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ, प्लांट CO2 बनाया, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ है, CO2 प्लांट्स ले रहा है, CO2 ले लिया और लेके क्या कर रहा है, CO2 से ऑक्सीजन बना रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। उसमें से कुछ ऑक्सीजन को प्लांट रख ले रहा है। समझ में आया ना? किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए। कुछ को रख रहा है, बाद बाकी को छोड़ रहा है। तो मेजरली क्या निकल रहा है प्लांट से? तुम देख रहे हो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, कुछ रखा, ज्यादातर छोड़ रहा है। अब तुम दूसरा केस में देखो, दूसरा केस में क्या हो रहा है, CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है किस दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान। फोटोसिंथेसिस के दौरान तो हम लोग समझा CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन भी जो छोड़ रहा था उसका थोड़ा रख करके बाद बाकी छोड़ दे रहा था। और जब ये रेस्पिरेशन के दौरान क्या करता है, O2 लेता है और क्या छोड़ता है, CO2 छोड़ता है ना। जब ये CO2 छोड़ रहा था, मतलब जब रेस्पिरेशन के दौरान CO2 O2 तो ले रहा था, जो CO2 छोड़ रहा था ना उसको फिर से प्लांट ले लिया। जो छोड़ रहा था उसको बाहर जाने नहीं है, भाई तुम बाहर मत जाओ, तुम अंदर आओ, तुम्हारा काम है अभी, है ना। टीचर्स लोग बोलता है ना कि बच्चे जो बदमाश बच्चा लोग होता है, तुम अभी जाएगा नहीं, तुम रुकेगा थोड़ा देर, अभी तुम्हारा कुछ काम है। वैसे ही जो CO2 बाहर निकल रहा था रेस्पिरेशन के दौरान, वो CO2 को निकलने नहीं दे, बेटा तू रुक जा, रुक, तेरा काम है। समझा कि नहीं? तो CO2 निकलना, मतलब CO2 निकलता ही नहीं है। मोस्टली क्या निकलता है, मोस्टली O2 निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। CO2 जो निकलने वाला होता है, एक फोटोसिंथेसिस के दौरान तो CO2 घुस रहा है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो निकलना चाहता है उसको बोलता है रुक, अभी तेरा काम है। समझा कि नहीं? तो निकला क्या अल्टीमेटली, सिर्फ ऑक्सीजन निकला। CO2 जो निकलने वाला था रेस्पिरेशन के द्वारा, उसको रोक करके बोला रुक, तेरा काम है, तुमको क्या करना है, तुमको फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से क्यों ले जाओ, अपना घर में ही है ना, अंदर में ही कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो उसको बाहर जाने क्यों दे, फिर बाहर से लेगा एक्स्ट्रा, नहीं, जो है उसको यूटिलाइज करो। फिर बोलेगा तू रुक, और उसको क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन बनाओ, फिर वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो जो मेजर इवेंट होता है ड्यूरिंग डे, वो क्या होता है, मेजर इवेंट जो होता है ड्यूरिंग डे इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब समझ में आया सबको? ऑक्सीजन रिलीज जो है वो मेजर इवेंट है ड्यूरिंग डे। दिन के समय में ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है और बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत कम। समझ गया कि नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है, बहुत कम निकलता है। अब समझते हैं रात को क्या होता है। तो रात को देखो, नो फोटोसिंथेसिस, लाइट ही नहीं है। हाँ, बल्ब जला दिया तो अलग बात है, ठीक है, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। समझ में आया ना? तो जो इवेंट होता है, जो इवेंट ऑकर करता है वो है रेस्पिरेशन। रात को, दिन को, रात को, हर समय 24 घंटे रेस्पिरेशन तो करेगा ही, नहीं तो एनर्जी कहां से मिलेगा उसको, एनर्जी तो चाहिए ना। रात को भी उन लोगों के बॉडी में मूवमेंट होता है, ये वो होते रहता है ना। गैस, ये क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, इतना एनर्जी चाहिए, कहां से मिलेगा, बिना रेस्पिरेशन के हुए सर्वाइव ही नहीं करेगा। ठीक है, देखो, तो रात को क्या होता है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। समझ गए ना? तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो O2 तो रिलीज होगा ही नहीं, फिर O2 तो रिलीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। समझा कि नहीं? तो रात को क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन ऑकर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ये लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ऑक्सीजन लेगा, सिर्फ एक ही घटना घट रहा है यहाँ, ऑक्सीजन प्लांट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है। असल में डराना चाहते हैं कि अगर रात को तुम लोग, क्योंकि वहां साइंस इतना, उस टाइम में लोगों को साइंस के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, सांस घुटन होता है। जब पेड़ के नीचे तुम सोओगे ना रात को, तो तुम्हें घुटन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन, प्लांट को भी चाहिए ऑक्सीजन, सही ना। प्लांट इतना बड़ा, तो सारा ऑक्सीजन वही ले लेगा, तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत बच जाएगा। हाँ, उसमें तो
टानेगा तुम बहुत जोर जोर से, समझा कि नहीं? उससे तुमको क्या होगा, घुटन होगा, सफोकेशन होगा उस जगह में। इतना ऊपर ओपन में खुला सोया हुआ है तो भी सफोकेशन हो रहा है, क्यों? ऑक्सीजन जो भी है सारा प्लांट खींच ले रहा है, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। समझ में है ना? इसलिए रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के गाछ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सारा ऑक्सीजन उसको मिलेगा, तुमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। समझ में आया ना? तो रात को जो मेजर इवेंट होता है, वो मेजर इवेंट क्या है ड्यूरिंग नाइट? रिलीज ऑफ CO2। यस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज द मेजर इवेंट एट नाइट। और ड्यूरिंग डे क्या होता है? ड्यूरिंग डे ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट। क्यों? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो तो प्लांट्स खुद ही यूटिलाइज कर लिया ना फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो सिर्फ निकल क्या रहा है? निकल ऑक्सीजन रहा है। समझ आ गया कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं कि दिन को ऑक्सीजन रिलीज करना टू द एनवायरमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये मेजर इवेंट है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेगा और ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ेगा, ये मेजर इवेंट है ड्यूरिंग डे। और रात का मेजर इवेंट क्या है? ऑक्सीजन का लेना मेजर इवेंट और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ठीक है, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये मेजर इवेंट हो गया, मतलब ये इवेंट्स हो गया जो दिन को होता है। और रात को जो इवेंट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन लेना, प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, लीव्स के थ्रू किया जा सकता है, गैसियस प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करता है, थ्रू लेंटिसेल्स करता है गैसेस एक्सचेंज, और लास्टली किसके थ्रू करता है? रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। देखो, हम लोग जानते हैं प्लांट्स का, है ना, प्लांट्स के लोअर वाले हिस्से में, है ना, नीचे वाले सेगमेंट में, ठीक है, क्या रहता है? गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहता है और उसके बीच में एक गैप रहता है। उस गैप को क्या कहते हैं? उस गैप को कहते हैं स्टोमेटा, है कि नहीं? ये स्टोमेटल पोर रह गया, है ना, ये गैप है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये क्या करता है? जो स्टोमेटा है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? लीव्स में प्रेजेंट रहता है, और जो ग्रीन स्टेम होगा ना उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसी स्टेम के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, O2 एंटर हो जाता है इसके अंदर, O2 घुस जाता है, ऐसे इधर से O2 घुस जाएगा, अंदर चला गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा ये O2 घुस गया अंदर, एंड देन ये जो O2 है फिर हर सेल में डिफ्यूजन के द्वारा घुसना शुरू करेगा, इसमें भी जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, फिर ऑक्सीजन इधर चला गया, इसके अंदर कैसे घुसेगा? डिफ्यूजन के थ्रू घुस जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस जो है वो अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा? जो यहां से गया है उसके साथ साथ कुछ CO2 भी गया है कि नहीं? लेकिन जब ये ऑक्सीजन चला जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, तो इसके अंदर भी CO2 का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। समझा कि नहीं? यहां भी CO2 प्रोड्यूस होगा। जब देखेगा कि CO2 का मात्रा अंदर ज्यादा हो रहा है बाहर के रिस्पेक्ट में, फिर क्या होगा? डिफ्यूज आउट हो जाएगा CO2 बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और इसके थ्रू क्या होगा? CO2 निकलेगा। लेकिन कब निकलेगा? जब सेल के अंदर में CO2 का कंटेंट परसेंटेज बाहर के एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है उसके परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया ना? तब डिफ्यूजन, तब ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा, और जो CO2 प्रोड्यूस होगा अंदर अगर ज्यादा हो गया तो अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ आया ना इतना? ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होता है? देखना, जो वुडी प्लांट्स होता है ना, उसका अगर तुम स्टेम देखोगे तो उसमें ना यहाँ ऐसे ऐसे स्पॉट दिखाई देगा तुमको, है ना, ध्यान से देखो। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वहां पे क्या दिखाएगा? छोटा छोटा स्पॉट्स दिखाई देगा। समझ में आया ना? ये जो स्पॉट्स है इसी को स्मॉल, ये सब छोटा छोटा पोर्स होता है, ठीक है, स्टेम्स में, इसी को ही लेंटिसेल्स कहा जाता है। लेंटिसेल्स में, है ना, ये बेसिकली वुडी प्लांट्स में ज्यादा देखा जाता है। तो ये लेंटिसेल्स के थ्रू भी क्या हो सकता है? पोर्स है ना, छेद है, जैसे स्टोमेटल छेद है ना, होल है, वैसे ही लेंटिसेल्स भी छोटा छोटा गैप होता है, उसके थ्रू इजीली क्या होगा? गैसेस घुस जाएगा, ऑक्सीजन घुस जाएगा, और वहां का भी लेंटिसेल्स का भी जो प्लांट्स में ओवरऑल देखा जाएगा तो क्या होता है? सेल्स के बीच में गैप होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन या एयर आसानी से ट्रेवल कर सकता है।
समझ में आया ना? तो लेंटिसेल्स में भी जो पोर्स के थ्रू घुस जाएगा और इजीली गैसेस ट्रेवल करेगा, जिसको ऑक्सीजन का जरूरत है ऑक्सीजन ले लेगा, और एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस से, अब वो बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भेजना शुरू कर देगा। समझ में आना? अनटिल अनलेस ये दिन का प्रोसेस ना हो, ठीक है? दिन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज ही कर देगा, बहुत कम भेजेगा, रात के टाइम में ज्यादा भेजने का काम करेगा, ठीक है? फिर देखो रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होता है? देखो ये पेड़ हो गया, है ना, पेड़ का ये जड़ है ना, ये सारे जड़ है। अब होगा क्या, ये जो रूट हेयर्स है ना, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? तुम देखना जमीन के नीचे रहता है ना, तो जमीन का क्या, जो जमीन है वो पूरा सॉलिड है, एकदम परफेक्टली सॉलिड है? नहीं, परफेक्टली सॉलिड नहीं है। क्या है? छोटा छोटा टुकड़ों से बना हुआ रहता है ना, जो सॉइल है उसमें देखना छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ रहता है कि नहीं? छोटा छोटा पार्टिकल्स के भी बना हुआ रहता है। और हम लोग जब पेड़ लगाते हैं, या है ना, जब हम लोग टिलिंग वगैरह करते हैं, पेड़ उखाड़ते हैं या लगाते हैं, है ना, पहले तो हम लोग वो करते हैं ना, उसको माटी को उठाते हैं कि नहीं, फिर तो पेड़ लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, एयर केविटी बन जाता है, यहाँ पे छोटा छोटा गैप हो जाएगा, गैप के थ्रू इजिली ऑक्सीजन या एयर क्या होगा, अंदर चला जाएगा। समझा कि नहीं? एयर अंदर चला जाएगा। अब वो जाकर के यही गैप सब में एयर भरा हुआ रहेगा। जब देखेगा कि इसको रूट हेयर्स को एयर का जरूरत है, तो डिफ्यूजन के द्वारा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन अंदर घुसना शुरू करेगा रूट हेयर्स, रूट हेयर में जाएगा और फिर उसके सराउंडिंग सेल्स में भी डिफ्यूजन के द्वारा पहुंच जाएगा। समझ में है ना? और वंस कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा सेल के अंदर में, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अगर सेल के अंदर CO2 का मात्रा ज्यादा होगा तो क्या होगा, CO2 बाहर निकलना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन अंदर घुसेगा और CO2 बाहर निकलेगा। इस तरीके से अलग अलग पार्ट जो है प्लांट का, वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। समझ आ गया ना? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज जो होता है या फिर रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो देखो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना, हर पार्ट, स्टेम हो, रूट हो, लीव हो, हर पार्ट जो है रेस्पिरेशन में लगा हुआ रहता है, ठीक है? लेकिन एनिमल्स के केस में देखो उसका स्पेशल ऑर्गेन्स होगा, वो स्पेशल ऑर्गेन ही, वही स्पेशल ऑर्गेन ही रेस्पिरेशन करेगा, बाद बाकी दूसरा नहीं करेगा, और बाद बाकी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा गैस, ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्लांट्स रिस्पायर एट वेरी स्लो रेट, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि एनर्जी भी कम चाहिए, तो रेस्पिरेशन जो है वो बहुत धीरे धीरे होते रहता है। प्लांट्स, एनिमल्स में क्या होता है, ये फास्टर रेट में होता है, क्यों, बहुत एनर्जी, मान लो एनिमल, हम लोग एनिमल्स है ना, हम लोग अगर दौड़ रहे हैं, है ना, तो हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी रेस्पायर करना पड़ेगा, तभी जाके ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तभी जाकर के हमारा जो एनर्जी कमा है वो बॉडी में फिर मेंटेन हो पाएगा, है ना। हम लोग भी धीरे धीरे करेंगे तो हम लोग वही बड़ा काम या फिर जिसमें एनर्जी वाला काम है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हर एनर्जेटिक काम एनिमल्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बहुत ही फास्ट है। देखो लिटिल ट्रांसपोर्ट, बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि सारा पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट, जैसे स्टेम में हो गया तो स्टेम का आसपास का इलाका को मिल जाएगा, लीव्स में हुआ तो लीव्स का आसपास का इलाका को मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन एनिमल्स के केस में अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और गैस एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूव कर सकता है और तेजी से मूव करता है, समझा कि नहीं, काफी दूर तक भी भेजा जाता है एनिमल्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो जो CO2 प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, है ना, तो CO2 प्रोड्यूस करेंगे, वो बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट रहने नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, उसको खुद ही यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना, फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 जो निकला रेस्पिरेशन को, बोला जाने का जरूरत नहीं है, रह जाओ, तुमको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करवाना है, ठीक है, फिर जाके अल्टीमेटली उसको ऑक्सीजन बना के ही छोड़ते हैं, समझा कि नहीं, पकड़ लेते हैं CO2 को, बोलते हैं कि ये करो, ऑक्सीजन बन जाएगा, फिर निकल जाना। देखो वो एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स के केस में जो CO2 बनता है ना, वो प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करता है, एनिमल्स की तरह यूटिलाइज नहीं करता है ना, वो क्या करता है, उसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने डिफरेंस समझा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बीच में, ठीक है। तो अब जो आगे का क्लासेस में हम लोग, है ना, देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ओके, टिल देन बाय बाय।